खत्री निवास के एक कमरे में इस वक्त घर के लगभग सभी सदस्यों के साथ अनंत और अनन्या भी बैठे हुए थे, सिर्फ इसिका को छोड़कर। जब नीरज खत्री ने उन्हें बताया कि उस रोनित ने शिमला में इसिका के साथ क्या किया था और फिर आरब ने कैसे उसे बचाया, रोनित की हरकतें जानने के बाद सबने अपने दांतों तले उंगली दबा ली और उस रोनित को कोसने लगे। वहीं अवाना भी सबके साथ हैरान होने का नाटक करने लगी, जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। और उसके इस नाटक को देखकर अनंत अनन्या के साथ आरुषि ने भी अपना चेहरा बना लिया कि यह औरत कितनी मक्कार है। वहीं नीरज खत्री ने सबको बताया कि अब इसी का अरब से शादी करना चाहती है। यह सुनकर एक बार फिर सबके बीच में गॉसिप का मुद्दा बढ़ गया। सबके बीच की बातें यही थी कि हाँ, अरब अच्छा लड़का है, मगर बस इसी मगर पर सबकी बातें आकर रुक गई थी। और इसलिए कि वह किसी कंपनी का मालिक न होकर बल्कि एक कंपनी का एम्प्लॉय था। उसकी हैसियत खत्री निवास के दामाद बनने की तो हरगिज नहीं थी। तब नीरज खत्री ने अनंत और अनन्या की तरफ देखे। वह दोनों सारी बातें तो पहले से ही जानते थे, मगर जब नीरज खत्री ने उन दोनों की शादी की बात नहीं बताई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे इशिका ने शायद अपनी शादी की बात अभी भी ना बताई हो। इसलिए वह दोनों भी खामोश रहे इस बारे में। अनंत अनन्या, तुम दोनों पर बहुत भरोसा है मुझे। अनंत, तुम इस घर के दामाद भी हो और हमारी बहू के भाई भी, इसलिए हम तुम्हें अपना शुभचिंतक जानकर तुम्हारी राय लेना चाहते हैं। तुम सच सच बताना, अरब कैसा लड़का है। तुम सिर्फ अरब को अपना दोस्त मत समझना, यह भी समझना कि इशिका की जिंदगी दांव पर लगी है। नीरज खत्री की बात सुनकर अनंत अनन्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नीरज खत्री की तरफ देखते हुए अनंत बोला, आप मुझे तो जानते हैं कि मैं कैसे नेचर का इंसान हूँ, और इंसान दोस्ती भी उसी से करता है जो उसके नेचर से मैच करता है। मेरी और अरब की दोस्ती आज की नहीं है, स्कूल के ज़माने की है। लगभग 10 बरस से अधिक वक्त गुजर चुका है। कभी आज तक हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा या मनमुटाव तक नहीं हुआ है। सच कहूँ अंकल, तो अगर मेरा दोस्त मेरी इकलौती बहन आरुषि को पसंद करता तो मैं एक पल के लिए भी यह नहीं सोचता कि उसके साथ मेरी बहन खुश रहेगी या नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह उसे बहुत खुश रखेगा। क्योंकि उसके पास हम लोग जैसे बहुत सारी दौलत बेशक नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। और फिर मेरा दोस्त इतना कंगाल भी नहीं है कि वह अपनी पत्नी का पेट ना पाल सके। मेरे पास ही काम करता है तो जानता हूँ कि अच्छा खासा कमाता है, ईमानदारी और सादगी की ज़िंदगी पसंद करता है। लोगों की नज़रों में उसके लिए इज्जत होती है। मेरी नज़र में तो मेरा दोस्त बिल्कुल परफेक्ट है। मैं भी यही कहना चाहूँगी अंकल। तभी अनन्या भी बोल पड़ी, आरब सिर्फ अनंत का ही नहीं, मेरा भी दोस्त है, और वह एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर इशिका उसे पसंद करती है तो आप भी इतना मत सोचिए, क्योंकि इशिका को ढेर सारी दौलत आरब दे सके या ना दे सके, मगर जीवन भर उसे ढेर सारी खुशियाँ जरूर देगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वह रिश्तों के प्रति कितना ईमानदार और संवेदनशील है। बाकी आप सभी की राय पर है। लोग क्या कहेंगे नीरज, अरब की तरफदारी होते देख अवाना तुरंत बोली, इसी का इस घर की नहीं, खत्री खानदान की इकलौती बेटी है। जब लोगों को पता चलेगा कि हमने अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी एम्प्लॉय से की है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। बड़े बड़े लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना है, क्या जवाब देते रहेंगे हम उन्हें। मुझे लोगों के सवालों से ज़्यादा अपनी बेटी की खुशियाँ प्यारी हैं। नीरज ने तुरंत जवाब दिया तो अवाना का मुंह बंद हो गया और वह दमकते हुए वहां से चली गई। आरुषि भी बेहद खुश थी। आखिर अरब उसके लिए भी भाई की तरह ही था, और वह अच्छी तरह से जानती थी कि अरब कितना अच्छा इंसान है। वह इशिका और अरब के लिए बेहद खुश थी। अनंत और अनन्या की बात सुनने के बाद जिनकी आवाज़ मगर तक पर आकर रुक गई थी, उन्होंने भी अपनी सहमति अब अरब के लिए जता दी। वैसे भी नीरज खत्री ने अपनी बेटी की खुशी चुनकर इस रिश्ते पर पहले ही अपनी मोहर लगा दी थी। तो अब तय है कि जल्द से जल्द आरब की मम्मी पापा से मिलकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाए। इधर आरब जितनी खुशी के साथ इस पार्टी में शामिल होने के लिए गया था, उससे ज़्यादा गम लेकर वापस लौटा। आज तक उसने कभी खुद को किसी से भी किसी तरह से खुद को कम नहीं समझा था। दौलत उसके सामने ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, मगर आज उसे शिद्दत से महसूस हो रहा था कि दौलतमंद होना क्या होता है। अगर उसके पास भी ढेर सारी दौलत होती और वह भी किसी नामचीन परिवार से ताल्लुक़ रखता तो नीरज खत्री की यूँ हिम्मत नहीं होती उससे इस तरह बात करने की, और ना ही उसे इशिका से इस तरह दूर होना पड़ता। उसके वापस आने के बाद इशिका ने कई बार अरब को फ़ोन लगाया,
मगर हर बार उसका फ़ोन साइलेंट होने की वजह से आरव सुन ही नहीं पाया, जिससे इशिका उदास होकर बैठी हुई थी। उसे लग रहा था कि आरव उसके पापा की बातों को काफ़ी गहरे तक दिल से लगा बैठा है। क्या अब वह उससे बात तक नहीं करेगा? यही सब सोच-सोच कर इशिका की आँखों में आँसू भी आ गए। तभी अनन्या कमरे में आई, तो उसे देखकर इशिका तुरंत खड़ी हुई और उसे सँभाल कर अपने बेड पर बिठाते हुए बोली, "कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। इस हालत में इतना चलने की क्या ज़रूरत थी?" उसकी केयर देखकर अनन्या मुस्कुरा दी। उसका छठा महीना चल रहा था अभी, तभी पीछे से अनंत भी आया और बोला, यही बात तो मैं भी इसे समझाता रहता हूँ कि अपना ध्यान रखो, मगर ये किसी की सुनती नहीं है। अनंत, अब तो आपको बस मौका चाहिए होता है मुझे डांटने का। मेरी केयर कम करते हो और अपनी बातें ज़्यादा सुनाते हो। हाँ, मगर तुम सुनती कहाँ हो? हमेशा अपनी मनमानी करती रहती हो। जाइए अब यहाँ से, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। हाँ, तो मैं भी यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया, बल्कि इशिका से बात करने आया हूँ। इतना कहकर दोनों ने इशिका की तरफ देखा, तो वह अपने हाथ बांधे दोनों को इस तरह झगड़ते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी, और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर दोनों हंस देते हैं। फिर आनंद बोला, ज़्यादा दिन नहीं है जब तुम और आरब भी इसी तरह झगड़ा करोगे और हम दोनों देखकर मुस्कुराएंगे। आनंद की बातें सुनकर इशिका के चेहरे पर एक पल में उदासी छा गई। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? अनन्या ने तुरंत पूछा, तो बोली, झगड़े वाला काम तो वह मुझसे अभी भी कर रहा है। देखो ना, कब से मैं फ़ोन कर रही हूँ, मगर वह उठा ही नहीं रहा है। कल रात से ही नाराज़ है। क्या तुमने उसे किस देने से इनकार कर दिया था? अनंत, अनन्या और ऋषिका दोनों एक साथ गुस्से से उसे घूरी, मगर उसके बाद अनन्या के चेहरे पर जहाँ हल्की सी मुस्कान आ गई, वहाँ ऋषिका के चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। कल रात का वाकया उसे याद आ गया, जब जाते हुए आरब ने उसके गालों को अपने होठों से छू लिया था। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो? अनन्या ने उसे प्यार से झिड़का, तो अनंत अनन्या के गले में अपनी बाहें डालकर बोला, शर्म कैसी? तुम भूल रही हो, इशिका के साथ मेरा दो दो रिश्ता है। एक तो ये मेरी दोस्त है, तो दोस्तों से वैसे भी कुछ भी पूछा जा सकता है, और दूसरी मेरी साली भी है, और साली से तो मजाक करना मेरा हक बनता है। इतना कहकर अनंत हंसता है, तो इशिका गुस्सा होकर बोली, पीटोगे अब तुम अनंत, और सिर्फ साली से नहीं घरवाली से भी। इशिका ने कहा तो अनन्या भी हंस देती है, और भाई अनंत अपना बुरा सा मुंह बना लिया। ये सब छोड़ो और बताओ, आरव क्यों कर रहा है ऐसा? क्या हो गया था उसे? कल रात पार्टी में तो वह बहुत खुश नजर आ रहा था, फिर सुबह इतनी जल्दी उठकर क्यों चला गया? और अब तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह तुमसे झगड़ा करके गया है। मुझसे नहीं, पापा से। मतलब? इस बात पर वह दोनों ही चौंक कर बोले, तो कल रात पापा ने उसे बात करने के लिए अपने रूम में बुलाया था, और फिर ऋषिका ने उन्हें सारी बातें बता दी। आरव उस समय ऑफिस में था, जब उसके फ़ोन पर उसकी मम्मी का फ़ोन आया। पता नहीं फ़ोन में उसकी मम्मी ने क्या कहा कि वह फिर एक पल की भी देरी किए बिना ऑफिस से बाहर निकलने के लिए लगभग दौड़ लगा दी। उसे इस तरह ऑफिस से दौड़ते हुए देखकर हर कोई आश्चर्य में था, क्योंकि आरव ने आज से पहले ऐसी हरकत कभी नहीं की थी। कुछ लोगों ने तो पीछे से आवाज़ लगा दी, आरव सर, इतनी तेज़ी में कहाँ जा रहे हैं आप? मगर आरव के पास लोगों को देखने और उनके सवालों का जवाब देने की फुर्सत नहीं थी। वह दौड़ते हुए बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे वापस घर पहुंचा, जहां पर आरव के मम्मी पापा के साथ पूरा ओबराय परिवार और साथ में पूरा खत्री परिवार भी बैठा हुआ था। खत्री परिवार को वहां पर देखकर आरव को कुछ अजीब लगा, खास करके नीरज खत्री को देखकर। तो क्या नीरज खत्री यहाँ पर उसके मम्मी पापा से उसकी शिकायत करने आए हैं? उसने देखा कि अनंत और अनन्या भी वहीं पर थे। सबको वहाँ एक साथ इस तरह बैठे देखकर उसने मन ही मन कहा, लगता है ये आज फुल बेइज्जती करने के मूड में हैं। वहाँ मेरा अपमान करके इनका मन नहीं भरा। फिर वह अनंत अनन्या की तरफ नज़र उठाकर देखता है, तो वह दोनों ही अनभिज्ञता जताते हैं। अनंत को इस तरह से इशारेबाजी करते देखकर बड़े पापा की नज़र उसका पीछा करते हुए आरव पर पड़ी, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसे वहाँ खड़े देखकर बड़े पापा बोले, अरे बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ, वैसे भी आज तो तुम्हारा ही दिन है। और बड़े पापा के ऐसा कहने पर आरव के दिल की दुखी और भी बढ़ गई। क्या मतलब बड़े पापा, आज मेरा दिन है? वह अंदर आते हुए वहीं ठिठक गया और फंसे हुए गले से बोला। फिर उसकी नज़र खुद ब खुद नीरज खत्री की तरफ पलट गई, और उसकी आंखों में इस तरह खौफ देखकर एक पल को तो नीरज खत्री भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, जबकि अनंत उसकी हालत देखकर अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था। आरब ने सभी को फिर से देखा,
तो बड़ी मम्मी के अलावा घर की सारी औरतें किचन में सबके खाने की तैयारी में जुटी हुई थी, सिवाय अनन्या के, क्योंकि इस समय उसे कोई भी किसी भी काम को हाथ तक लगाने नहीं दे रहा था। अब बलि के बकरे की बलि देने से पहले उसे एहसास तो करवाया जाता है ना कि वह कितना खास है। आदर्श भैया ने जब आरब की चुटकी ली तो वह एक बार फिर डर और आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगा, जबकि आदर्श की इस बात पर वहां मौजूद सभी के सम्मिलित ठहाकों से माहौल गूंज उठा और उन सभी को हंसते देखकर आरब बेवकूफों की तरह बड़ी बड़ी आंखें कर सबके चेहरे को देख रहा था। अब वहां पर खड़े खड़े क्या सबको घूर रहे हो? मोहनदास अपने बेटे आरब को देखकर हल्के रौब से बोले। यह नहीं कि अंदर आओ और सबके पैर छुओ। अपने पापा के मुंह से यह सुनकर आरब मनी मन सोचने लगा, अब क्या बेइज्जती करने आने वालों के भी पांव छूने पड़ेंगे? मगर प्रत्यक्ष में अभी भी चुपचाप खड़ा था, तो उसके पापा उसे घूरते हुए आंखें दिखाते हैं तो आरब आगे बढ़कर सचमुच में सबके पांव छूने लगता है। वह सर झुकाए वहां मौजूद हर व्यक्ति का झुककर पांव छूने लगता है और वह इसी धुन में अनंत के पास भी पहुंच जाता है और उसके भी पांव छू लेता है। तो अनंत तुरंत बोलता है, सौभाग्यवती भव। अनंत के इस तरह बोलने पर आरब को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह क्या कर बैठा, मगर अनंत को मुस्कुराते हुए देखकर जहां आरब उसे गुस्से से घूरता है, वहीं सब आरब की इस हरकत पर खुलकर हंसते हैं। इधर आरब बेचारा पहले से ही डरा हुआ था, उसी समय से जब उसकी मम्मी ने फोन किया और कहा कि पूरा खत्री परिवार आया है और उसका इंतजार कर रहा है, तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ बात करनी है। यह सुनते ही वह दौड़ा दौड़ा यहाँ पहुंचा। मन में हजारों सवाल कौंध रहे थे कि आखिर नीरज खत्री इतनी बेइज्जती करने के बाद यहाँ आए क्यों हैं और अभी तक उनका मन नहीं भरा है, जबकि यहाँ आने के बाद अभी तक तो उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर वह अपनी घबराहट में कुछ न कुछ गलत कहे या कर दे रहा था। सबके कहने पर इस वक्त आरब चुपचाप उनके सामने बैठ गया। तभी सोहनलाल खत्री आरब के पापा से बोले, भाई साहब, यह सब कुछ जरा जल्दीबाजी या यूं कहिए कि थोड़ा अजीब है हमारा यहाँ इस तरह से आना, मगर आजकल के बच्चे खुद ही एक दूसरे को पसंद कर ले रहे हैं। आप गलत मत समझिएगा, मगर हमें इससे कोई ऐतराज भी नहीं है। अच्छा है कि बच्चे अपनी पसंद से जीवन साथी के साथ खुश रहें। खुद मेरे बेटे ने भी अपनी पसंद से शादी की है और आज वह अपनी गृहस्थी में खुश है, तो अपनी बेटी के लिए भी मैं यही चाहूँगा कि वह अपनी पसंद के इंसान से शादी करे और जीवन भर खुश रहे। यह सुनकर आरब एक बार फिर से आश्चर्य से सोहनलाल खत्री को देखने लगा। तभी मोहनदास बोले, ये आप बता चुके हैं भाई साहब, पर मेरा दिल डरता है, कहाँ आप और कहाँ हम। क्या हम दोनों के बीच सामंजस्य बैठ पाएगा? आपकी बेटी हमेशा महलों में रही है और हम उसे कभी महल नहीं दे सकते हैं। मेरे बेटे ने मुझसे आपकी बेटी के बारे में बात की थी। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, जरूर आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, तभी उसे मेरे बेटे ने अपने लिए पसंद किया है। मगर मैं तब से बस इसी चिंता में हूँ, क्योंकि आज जिसे बच्चे अपनी मोहब्बत समझते हैं, कल वक्त गुजरने पर वह उन्हें अपनी गलती नजर आने लगती है और फिर रिश्तों में प्यार की जगह कलह जगह ले लेती है। और फिर आपका भी परिवार और समाज है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। आरब को हम बरसों से जानते हैं और हमें सिर्फ परिवार से मतलब है। हमें मतलब ना तो धन दौलत की है और ना ही किसी समाज की। हमें सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहिए। ये अलग बात है कि अगर आपको मेरी बेटी पसंद ना हो तो। नीरज खत्री ने कहा तो एक पल के लिए आरब का दिल भी धड़कना बंद हो गया। वह मन ही मन बोला, प्लीज पापा, अब आप इनकार मत करिएगा। तभी मोहनदास तुरंत बोले, ये तो आप सोचिए ही मत, इसी का बेटी मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बस ऊंच नीच और अमीरी गरीबी से डर रहा था। अगर इसी का जैसी बच्ची बहू बनकर हमारे घर में आएगी तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। यह मेरे बेटे की अच्छी किस्मत है जो उसे उस जैसी लड़की ने पसंद किया। तो फिर अब सारी बातों को भूल जाइए आप और हम पर कृपा कीजिए और हमारी बेटी को स्वीकार करके दोनों बच्चे के रिश्ते को आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर तो आरब उठ खड़ा हुआ। कहाँ वह अभी तक डर रहा था कि पता नहीं क्या ही सोचकर पूरा खत्री परिवार यहाँ आया है। उसे तो लग रहा था कि नीरज खत्री उसके मम्मी पापा से इसिका की शिकायत करने आए हैं कि वह इसिका से दूर रहे, मगर वह अनंत और अनन्या की तरफ देखता है जो उसे देखकर मुस्कुरा दिए। फिर एक नज़र नीरज खत्री की तरफ देखता है। सबके होठों पर मुस्कान देखकर वह अभी भी असमंजस में था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत उसे अपने प्यार के करीब ले जा रही थी। आरब जब इस तरह झटके से उठ खड़ा हुआ तो अनंत ने उसे तुरंत नीचे बिठाया। क्या है ये सब अनंत? क्यों, तुझे अच्छा नहीं लगा? अनंत ने भी धीरे से कहा, मगर कल तक तो इसिका के पापा हमारे रिश्ते के खिलाफ थे और अभी।
शांत रहो वरना बात फिर बिगड़ जाएगी। इधर मोहनदास अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोले, आप जैसे बड़े लोगों का मुकाबला तो मैं शायद कई जन्म लेकर भी ना कर पाऊं, लेकिन बच्चे अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप सबकी भी सहमति है तो भला मैं इनकार करने वाला कौन होता हूँ। हाँ, और इनकार करने से इतना अच्छा रिश्ता भी तो हाथ से निकल जाएगा। अवाना लाख कोशिश करती हुई भी अपने मुंह से आखिर में जहर उगल ही दी, मगर जैसे ही उसके मुंह से ये जहर निकला उसे घूरने वालों की लाइन लग गई। सबके घूरते हुए नजरों को देखकर अमाना को तुरंत समझ में आ गया कि उसे ये बातें यहाँ नहीं कहनी थी, मगर फिर वह अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली कि मैं तो औरों की बात कर रही थी, आप इसे अपने ऊपर मत ले लीजिएगा। वह मैं कहना चाहती थी कि आज के लोग पैसों के लिए शादी करते हैं, ऊंचा घर, ऊंचे खानदान, ढेर सारे दहेज, मगर हमारा अरब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कहकर अवाना यूं ही हंस दी। चलिए इसी बात पर आप सब मुंह मीठा कीजिए। तभी बड़ी माँ वहां पर मिठाई की प्लेट लेकर सबके सामने करती हुई बात बदलकर बोली, मैं आप दोनों को दावे के साथ कह सकती हूँ कि दोनों में से किसी को भी इस रिश्ते को लेकर अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अरब कितना अच्छा बच्चा है ये तो हम उसे बरसों से जानते ही हैं, मगर इसी का भी कम प्यारी बच्ची नहीं है। दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम और सीता जैसी होगी। उनकी इस बात पर सभी ने मुस्कुरा दिया। बात करते करते लंच का समय हो गया। सभी लोग लंच की तैयारी करने लगे और उस समय आरब को पता चला कि इसिका भी यहाँ पर आई हुई है, और ये जानकर उसकी नज़र हर तरफ से उसे ढूंढने लगी। जब इसिका भी उसे औरों के साथ किचन में ही दिखी, अब तो आरब का मन बेताब हो गया था उससे बात करने के लिए, मगर किचन में वे जाए कैसे सबके सामने। मगर हर दूसरे पल उसकी नज़र खुद ब खुद किचन की तरफ उठ जाती थी, जहाँ इसिका सर झुकाकर नीलम भाभी के साथ काम में लगी हुई थी, और नीलम भाभी उसे बार बार छेड़ रही थी, क्योंकि एक बार ऐसे ही उनकी नज़र आरब पर पड़ गई थी, और फिर वह एक दो बार और देखी तो आरब को इसिका की तरफ ही देखते हुए पाया, तो वह उसे कंधे से कंधा मारते हुए बोली, देख लो इसिका, अरब की तो नज़र इधर ही है। अब तो साफ पता चलता है कि वह मिलने के लिए कितना बेचैन है। भाभी, इसिका धीरे से बोली तो नीलम भाभी हंसते हुए बोली, अच्छा एक बार पलट कर तो देख लो, कम से कम उसकी नज़रों को सुकून ही मिल जाए। इस पर इसिका ने दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया और मुस्कुरा दी। तभी नीलम भाभी को एक शरारत सूझी और वह अपने कमरे में जाकर एक छोटा ही आईना उठा ले आई और उसे इस तरह से रख दिया कि उस आईने में सीधे आरब ही नजर आए। फिर वह इसिका को आईना दिखाते हुए बोली, उसकी तरफ चेहरा मत करो, मगर एक बार उसका चेहरा तो देख लो। इसिका ने वहां आईने को देखा तो वह आश्चर्य से मुंह फाड़े नीलम भाभी को देखने लगी और फिर हंस दी, मगर तभी उसे उस आईने में आरब का चेहरा नजर आया, जो बेचैनी से बस उसे ही देख रहा था। और उसकी बेचैनी देखकर नीलम भाभी जहाँ हंस देती हैं, वहीं इसिका शर्मा गई और खुद भी आरब से मिलने के लिए बेचैन हो गई। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। सब कुछ इतना अच्छा था कि अभी भी आरब को यह यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत उस पर इतनी मेहरबान है, जो बिना किसी परेशानी के इतनी आसानी से उसी का उसकी लाइफ में आ गई। कल तक तो वह निराशा के सागर में गोते लगा रहा था, मगर आज अपनी किस्मत की इस मेहरबानी पर वह किस्मत का बेहद शुक्रगुजार था। इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला वह तुरंत अनंत के पास पहुंच गया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सभी के साथ यहाँ किस लिए आ रहे हो? तुझे पता भी है, जब मम्मी ने फ़ोन किया था कि पूरा खत्री परिवार यहाँ पर आया है, तो मैं कितना डर गया था। मुझे लगा था कि वह अब सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाएंगे। कैसे पता नहीं होता मुझे? ये डर तो मुझे तेरे पर साफ दिख रहा था, अनंत ने हंसते हुए कहा। तो आरब उसे पटक कर उसके ऊपर चढ़ गया और बोला, हाँ तुझे तो बड़ा मजा आ रहा था ना? पता भी है तुझे टेंशन से मेरी क्या हालत हो रही थी? हाँ, और इसी सदमे में तूने मेरे पैर छू लिए। अनंत फिर से हंसते हुए बोला, तो इस बार आरब उसके कंधे पर मुक्का जमा दिया। बहुत मस्ती सूझ रही है तुझे, रुक तेरी सारी मस्ती उतारता हूँ मैं। इतना कहकर उसने एक दो मुक्के और जमा दिए। जान से मारने का इरादा है क्या तेरा? अनंत अपने कंधे सहलाते हुए बोला। पहले यह बता क्या है ये सब? सरप्राइज नाम की चिड़िया का नाम सुना है कभी तूने? अनंत अभी भी अपने कंधे पकड़े हुए चिढ़कर बोला। हम सब ने मिलकर तुझे वही दिया था। तेरा यह सरप्राइज कम शौक ज्यादा था। हाँ तो शौक मिलना चाहिए था तुझे, क्यों नहीं तू इसिका का फोन उठा रहा था? अनंत गुस्से से बोला। तुझे पता भी है वह वहाँ कितनी परेशान हो रही थी? उसकी इस बात पर आरब घूरते हुए उसे देखने लगा। तो कुछ ज्यादा ही नहीं फिक्र कर रहा है इसिका की? क्यों नहीं करूं, आखिर दोस्त है मेरी। अनंत पूरे एटीट्यूड से बोला।
ये अलग बात है कि कभी मेरी उससे शादी होने वाली थी। आनंद ने जब महसूस किया कि आरब इशिका के लिए कितना पजेसिव है, तो वह उसे और चिढ़ाने की गरज से बोला। इस पर आरब सचमुच में जेलस फील करने लगा, इसलिए पहले तो उसे गुस्से से घूर कर देखा, फिर बोला, इशिका से तेरी शादी सिर्फ होने वाली थी, हुई नहीं है। तब तो तू इतना जल रहा है, जल कुकड़ा कहीं का। एक बात अच्छी तरह से अपने भेजे में घुसा ले, इशिका सिर्फ मेरी दोस्त है, जानता हूँ। आरब मुंह बनाकर बोला। तो अनंत बोला, फिर अभी तक इशिका से माफी मांगी तुमने या नहीं? कहाँ? सुबह से एक बार भी मिलने का मौका नहीं मिला, आरब किलस कर कहा। तो उसकी शक्ल देखकर अनंत एक बार फिर हंस पड़ा। बड़ी हंसी आ रही है तुझे? आरब उसे घूरते हुए बोला। भूल गया अपना पग, कैसे देवदास बनकर घूमा फिरता था। और फिर उन दोनों में पिलो फाइट होने लगी। दोनों हंसते जा रहे थे और एक दूसरे पर वार करते जा रहे थे। आखिर में थककर दोनों बिस्तर पर हाँफते हुए गिर पड़े और हंसने लगे। मिलना चाहता है तू? अनंत ने पूछा। तो आरब गहरी सांस लेकर बोला, नेकी और पूछ पूछ, मैं तो कब से उससे मिलना चाहता हूँ, मगर घर वाले, उफ, उसके साथ ऐसे चिपके हुए हैं जैसे आज मैं पहली बार यहाँ आई हो, और आखिरी बार भी, जैसे आज से पहले उसे देखा है और ना शायद आगे देख पाएंगे। आरब ने जब यह कहा तो अनंत फिर हंस पड़ा। कोई नहीं, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। इतना कहकर उसने अनन्या को मैसेज किया। क्या कर रही हैं आप जान? और अनन्या, जो इस वक्त सारी लेडीज के साथ गपशप में लगी हुई थी, जब अनंत का मैसेज आया तो वह मुस्कुरा दी और रिप्लाई दी, सबके साथ बैठी हूँ। क्यों, याद आ रही है क्या? इस पर अनंत भी रिप्लाई किया, बहुत ज़्यादा तो। अनन्या ने एक हंसते हुए इमोजी भेज दी आनंद को। आनंद, लेकिन इस वक्त किसी और को भी किसी की बहुत याद आ रही है। अनन्या, किसकी? अपने नए नए अपने रोमियो को, अपनी जूलियट की याद आ रही है। कुछ इंतजाम कर सकती हो ताकि वह अपनी जूलियट से अकेले में मिल सके, क्योंकि वहां तो आज सारी लेडीज उसे घेर कर ही बैठी हैं। ओके, कहकर अनन्या ने फोन रख दिया। इधर सारी लेडीज आपस में बात करने में मगन थी और इशिका को भी अपने साथ बिठाए हुए थी, मगर इशिका का भी मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था और यह अनन्या ने देख लिया था। इसलिए वह बोली, ईशु, तो मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकती हो, अब मुझसे और बैठा नहीं जा रहा है। और तब जाकर सभी को याद आया कि अनन्या कब से यहीं बैठी है। सभी लोग तुरंत बोले, ऐसा करो अनन्या बेटा, तुम चली जाओ, तुम्हें नीलम छोड़ आएगी, इशिका को कुछ देर हमारे पास बैठने दो, अच्छा लग रहा है उसके साथ समय बिताकर। यह सुन अनन्या और इशिका दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगी। जहां अनन्या इशिका को अपने साथ ले जाना चाहती थी, वहीं इशिका भी इन सब की हंसी मजाक से दूर होकर यहाँ से जाना चाहती थी। नहीं आंटी, मैं छोड़ देती हूँ ना, इशिका बोली, और वैसे भी दोपहर का वक्त है, आप लोग भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ये क्यों नहीं कहती हो कि हमसे भागना चाहती हो? छोटी चाची मरलाल ने कहा। तो नीलम भाभी तुरंत बोल पड़ी, चाची जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आरब ने इसे मिलने के लिए बुलाया हो और ये अभी यहाँ से जाने का बहाना कर रही हो। क्यों इशिका, यही बात है ना? उसकी इस बात पर जहाँ सभी खिलखिलाकर हंस पड़े, तो वहीं इशिका झेप गई और तुरंत बोली, दी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसकी इस हड़बड़ाहट को देखकर एक बार फिर सभी हंस देते हैं। तभी कांता देवी, आरब की मम्मी, बोली, क्यों परेशान कर रही हैं आप सभी मेरी बहू को? फिर वह इशिका की तरफ देखते हुए बोली, कोई नहीं बेटा, अब जाओ तुम दोनों और आराम करो। आरब की मम्मी ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी तो अनन्या इशिका दोनों ही उठ खड़ी हुई और फिर संभाल कर इशिका अनन्या को अपने साथ उसके कमरे में ले आई। थैंक गॉड यार, तूने मुझे बचा लिया, इशिका दम से बेड पर बैठते हुए बोली, वरना ये सारी ओल्ड लेडीज तो मेरी आज खिंचाई कर कर के ही लंबी रस्सी जैसा बना देती। उसकी बात सुनकर अनन्या भी मुस्कुरा दी और बोली, अब तुम ठहरी बिजनेस वूमेन, लेडीज की गॉसिप के बारे में जानती ही क्या हो? अगर यह सब चाहे तो पूरा पूरा दिन गुजार दें। ओ माई गॉड, इशिका अपना सर पकड़कर बोली, कैसे कर लेती हो यार तुम? कहकर इशिका ने बुरा सा मुंह बना लिया। अनन्या हंसते हुए बोली, तब तो तुम्हें मेरा नहीं किसी और का शुक्रगुजार होना चाहिए। किसका? अनंत का। अनंत का? या शायद आरब का? आरब का? अनन्या मुस्कुराते बोली, बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। मुझे नहीं मिलना है उससे, इशिका झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली। हाँ तो उसे मनाने का मौका भी तो दो। अगर उसे जताओगी नहीं कि तुम नाराज हो, तो वह मनाएगा कैसे? जो करना है उसे करे, मैं उसके पास नहीं जा रही हूँ और अब मैं आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना कहकर इशिका उठ गई और वहां से चली गई।
अनन्या ने तुरंत रिप्लाई कर दिया, इशिका अपने कमरे में है अकेली। बस फिर क्या था, आरब तुरंत उठा और इशिका के कमरे की तरफ चल दिया और इधर आनंद भी अनन्या के कमरे में आ गया, जहां अनन्या के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। और ये देखकर आनंद घबराकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? इतनी थकान क्यों दिख रही है चेहरे पर? आनंद प्लीज साथ हो जाइए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ज्यादा देर तक बैठ गई थी सबके साथ तो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था अनन्या। आनंद फिक्रमंद होकर बोला। चलो अब लेट जाओ। इतना कहकर वह उसे लिटाने लगा तो अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे आपके पास सोना है। और यह सुनकर आनंद के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। उसने अनन्या के माथे पर किस किया और फिर दरवाजा बंद करके खुद भी आकर उसकी बगल में लेट गया। उसके लेटते ही अनन्या ने उसकी भौं पर अपना सर रखकर खुद उसके सीने से चिपक कर अपनी आंखों को बंद कर लिया। आनंद ने भी उसे अपने दोनों बाहों में कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। दोनों के ही चेहरे पर इस वक्त एक मीठी सी मुस्कान थी। इशिका अपने कमरे की तरफ जा रही थी, मगर उसकी नज़र इधर उधर घूम रही थी। उसे यकीन था कि उसके वहां से निकलते ही अनन्या आरब को बता ही देगी। आखिर उसने जानबूझकर ही तो बताया था अनन्या को कि वह अपने कमरे में जा रही है आराम करने के लिए। मगर फिर भी कहीं आरब दिख नहीं रहा था और ये देखकर उसके चेहरे पर एक मायूसी फैल गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरब किसी काम में बिजी है या फिर अनन्या ने उसे बताया ही नहीं। बेशक वह नाराज थी आरब से, मगर उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए उसका भी दिल तड़प रहा था। बेमन से वह कमरे में दाखिल हुई, मगर जैसे ही पलटी सामने आरब को देखकर एक पल को डरकर उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मगर अगले ही पल सामने आरब को खड़े देखा तो वह चिढ़ गई और बोली, ये क्या बेहुदा हरकत है? तभी आरब ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ को उसकी कमर में डालकर अपनी तरफ खींचकर खुद से सटाते हुए बोला, फिर इसे क्या कहोगी? दोनों की नजरें मिली तो एक पल को दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। इस वक्त आरब के चेहरे पर हर तरफ से बस खुशी ही खुशी टपक रही थी और उसकी आंखों में शरारत। तो उसकी इस हरकत पर इसी का आंखें फाड़ी थोड़ी देर उसे देखती रही और फिर ना चाहते हुए भी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे वह उस वक्त छुपाते हुए उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, बिल्कुल बदतमीज हो गए हो। अगर अपनी बीवी के साथ तमीज से पेश आऊंगा तो फिर बदतमीजी किससे करूंगा? आरब उसके चेहरे पर आए बालों की लटों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए बोला, तो इशिका ने एक बार फिर आरब की तरफ से अपनी नजर फिरा ली, क्योंकि अब उसकी आंखों में जरा सा भी गुस्सा नहीं था और वह यह आरब को दिखाना नहीं चाहती थी कि वह मान गई है। सॉरी यार, सचमुच में कल इतना परेशान था कि तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। अंकल की बातें सुनने के बाद उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया हो, और ये ख्याल ही मुझे पूरी दुनिया से बेखबर कर गया था। मगर सच में उस समय मैंने तुम्हारी कॉल को देखा ही नहीं था, क्योंकि मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। दे दी सफाई, अब जाओ यहाँ से, इशिका ने रुखाई से कहा। तो आरब उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तब तक तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। और मुझे मनाने के लिए तुम क्या करोगे? जो भी करना पड़े। इतना कहकर आरब उसकी आंखों में एकटक देखने लगा और उसके हाथ धीरे धीरे उसे अपने आगोश में कसने लगे। तो इशिका हड़बड़ाकर बोली, क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तो सीधे कहो ना कि मुझे मनाने से पहले दरवाजा बंद कर लो। आरब ने कहा तो इशिका उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। मेरा ये मतलब नहीं था। एक मिनट। इतना कहकर वो जल्दी से दरवाजे के पास गया और उसे बंद करके पलट गया। तो इशिका की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गईं। इससे पहले भी वह आरब के साथ एक कमरे में रही थी, मगर आज उसके चेहरे पर फैली शरारत को देखते हुए उसके दिल की धड़कन लगातार बढ़ रही थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया और अरब की तरफ पीट कर लिया। उसे ऐसा करते देखा अरब ने समझा कि इशिका अभी भी नाराज है, इसलिए उसने पीछे से उसकी कमर में अपनी बाहें डालकर उसे खुद से सटा लिया। सॉरी ना यार, अब मान भी जाओ। प्लीज आरब आप जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो। सभी लोग अपने कमरे में आए, इस समय यहाँ कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम इन सब की चिंता छोड़ो और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। इतना कहकर आरब ने उसके कंधे पर से उसके बालों को हटाना शुरू किया। तो आरब की उंगलियों के स्पर्श से इशिका का पूरा तन झंझनाता हो उठा। वह पूरी तरह से कांप उठी। आरब ने उसके कंपन को साफ महसूस किया, फिर भी उसे अपनी बाहों में और भी कसते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। यह सब अब इशिका के बर्दाश्त से बाहर था।
वह तुरंत पलटकर आरब के गले से लग गई और खुद को शांत करने लगी। आरब ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया और दोनों ही एक दूसरे को महसूस करने लगे। अगले कई मिनटों तक वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे हुए गहरी गहरी सांसें लेते रहे, मानो अपने अंदर उठते किसी तूफान को शांत कर रहे हों। कुछ देर बाद इशिका जब अलग होने लगी तो आरब ने उसे नहीं छोड़ा। प्लीज अरब, इशिका की आवाज़ लरझ रही थी और इस तरह अरब के गले लगने पर उसे शर्म भी आ रही थी। पहले तुम यह कहो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, और अगर ना कहूँ तो, इशिका शरारत से बोली। तो अरब भी उसकी शरारत को समझते हुए उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोला, फिर मैं इसी तरह तुम्हें मनाता रहूँगा। उसकी बातें सुनकर इशिका शर्म से फिर से उसके गले लग गई, मगर अरब ने उसे खुद के सामने किया और उसकी नज़रों में देखता हुआ बोला, फिर कहो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। उसकी इस बात पर इशिका उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोली, मैं आपसे कभी नाराज थी ही नहीं आरब। सच? बिल्कुल सच। तो फिर तुमने यहाँ आने से पहले मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अब आरब नाराजगी से बोला, तुम्हें पता है आज अचानक से यह खबर सुनकर मैं कितना डर गया था। यह सब अनंत और अनन्या का आइडिया था। इशिका मुस्कुराते हुए बोली, वह लोग तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। हार्ट अटैक दे देते वह इससे अच्छा होता। आरब किलस कर बोला तो इशिका भी हंस दी, और आरब की नज़र इशिका के हंसते हुए चेहरे पर अटक गई, खासकर उसके होठों पर, जिसके अंदर से सफ़ेद मोतियों जैसे दांत चमक मानो उसे निमंत्रण दे रहे थे। वह एकटक उसे देखने लगा तो इशिका भी कुछ असहज हो गई, मगर आरब ने खुद को संभाला और अपना ध्यान दूसरी तरफ करते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, कल तक तो तुम्हारे पापा ज्वालामुखी बने हुए थे, आज गंगा की तरह शीतल कैसे हो गए? ऐसा क्या कह दिया तुमने कि वह तुरंत मान भी गए और यहाँ रिश्ता लेकर भी आ गए? मैंने हम दोनों की शादी का सच बता दिया। क्या? आरब जोर से चौंका। और कोई रास्ता नहीं था, इशिका बोली। पापा की ख्वाहिश थी कि वह अपने जैसे बड़े घर में ही मेरा रिश्ता करें, और इसके लिए वे जिद पर भी अड़ गए थे, जबकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी। और अब तो हमारी शादी भी हो चुकी थी, तो किसी और के बारे में कैसे सोच सकती थी? बस इसलिए मैंने पापा और बड़े पापा को सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने के बाद ही उन्होंने यह निर्णय लिया। काफी देर तक आरब वैसे ही चुपचाप खड़ा रहा, मगर फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। आज नहीं तो कल उन्हें पता तो चलना ही था। तो पता चल गया, और सबसे अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने हमारे रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया। फिर वह इशिका का हाथ पकड़कर बोला, एक बात पूछूं, तुम खुश तो हो ना हमारे रिश्ते से? उसके इस सवाल पर इशिका ने अपनी भुएं उठाई तो वह बोला, नहीं मतलब तुम्हारे पापा की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से हो, तो तुम्हारी भी ऐसी कोई ख्वाहिश? इशिका, मैं तुम्हें वह सब कुछ शायद ना दे सकूं जो बचपन से ही तुम्हें हासिल है, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन उन्हें पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। अरब, धन दौलत तो मैंने बचपन से ही देखे हैं। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे अपना सारा प्यार देना। मुझे सिर्फ वही चाहिए। तुम्हारे प्यार पर पूरा हक चाहिए मुझे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि बचपन से एक यही चीज़ है जो मेरे हिस्से में पूरी तरह से नहीं आई है। आई प्रॉमिस। अरब इशिका का हाथ पकड़कर बोला, पूरी जिंदगी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हारे अलावा ना पहले कोई मेरे जीवन में आई थी और ना आगे आगे कभी आएगी। आई लव यू टुडे, टुमारो एंड ऑलवेज लव टू यू और लाइफ। सब कुछ अच्छा जा रहा था। सभी लोग इस रिश्ते से बेहद खुश थे, सिवाय अमाना और रोनित के। अमाना तो अंगारों पर लौट रही थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इशिका की किस्मत में आरब जैसे अच्छे लड़के का साथ हो। वह तो उसे रोनित जैसे लड़के के पल्ले बांधना चाहती थी, ताकि इशिका जिंदगी भर रोती रहे और उसे रोता हुआ देखकर अमाना के कलेजे को ठंडक मिलती रहे। एक तरह से ये देखा जाए तो इस बार भी अवाना की हार हो ही रही थी, और हर बार 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 हार का मुंह देखते देखते उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। इस बार नहीं, मानो अवाना ने नहीं, किसी नागिन ने फुफकारा हो। अवाना खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, हर बार मैं इस तरह हार का मुंह नहीं देख सकती। क्या हुआ अगर भगवान मेरी किस्मत में खुशियां लिखना भूल गए हैं? मैं अपने हाथों की लकीरों में खुशी की लकीर खुद ही बनाऊंगी, और उस शिक्षिका की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी।
जब उसने खुद से ये वादा किया, तब जाकर उसके कलेजे को शांति मिली। इधर पंडित जी ने आरव और इशिका की सगाई का शुभ मुहूर्त 15 दिन बाद का निकाला था। अब तो ये नए नए प्रेमी जोड़े को 15 दिन का समय भी 15 जन्मों जैसा लग रहा था। मगर इन सदियों का सफर भी तय कर आखिर वह दिन आ गया, जब शहर के एक खूबसूरत 5 सितारा होटल डी मार्ट में नीरज खत्री ने अपनी इकलौती और लाडली बेटी का शानदार एंगेजमेंट रखा हुआ था। शहर के काफी बड़े और नामचीन लोगों को इनवाइट किया गया था उसमें। इधर से भी अनंत और उसकी फैमिली ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी आरब की सगाई में। आखिर वह लोग भी आरब को अपना बच्चा ही मानते थे। तय समय पर आरब अपने मम्मी पापा, अपनी बहन और अपने दोस्त अनंत, अनन्या और उसकी पूरी फैमिली के साथ होटल डीमार्ट पहुंचा, जहां पर खत्री परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। नीरज खत्री उसे अपने कुछ बिजनेस से रिलेटेड दोस्तों से भी मिलवा रहे थे। यह देखकर आरब को कुछ अजीब लग रहा था, मगर अब सच ही था कि वह भी इस खत्री परिवार का होने वाला दामाद था। अनंत के बराबर क्या, शायद अनंत से भी ऊंचा उसका कद होने वाला था उस घर में। तो इतना आदर सत्कार करता है बनता है। हर तरफ झिलमिल लाइट की रोशनी और ऐसी सजावट थी कि हर किसी के मुंह से खुद ब खुद अद्भुत निकल ही जाता। वहां पर आए मेहमान अरब की किस्मत से रश्क कर रहे थे। यहाँ मौजूद कोई बड़े लोगों में से कुछ नौजवान भी ऐसे थे जो इशिका के सपने देख रहे थे उसे अपनी पत्नी बनाने के। आज उनका सपना टूट रहा था, तो वह इसका ठीकरा भी अरब पर फोड़ रहे थे। उन लोगों को तो आज भी लग रहा था कि अरब जैसे गरीब लड़के ने इशिका जैसी भोली भाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया होगा। खैर, लोगों का तो कहना ही है, वह कहते ही रहेंगे। इन सभी की बातों की परवाह न करते हुए नीरज खत्री सबके साथ अपने आने वाले मेहमानों के स्वागत में जुट गए थे, जबकि बाकी के गेस्ट भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातें करने में मशगूल थे। बड़े लोगों के लिए ऐसी पार्टी भी एक मौके जैसी होती है, किसी से मिलने मिलाने का, ताकि वह अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा फैलाकर एक नई ऊंचाई पर ले जा सकें। आनंद भी अपने फैमिली और बिजनेस से रिलेटेड लोगों से मिलने में व्यस्त हो गया। तभी एक बेटा अरब के सामने आया और उसके सामने ट्रे करते हुए बोला, सर, आपके लिए स्पेशल ऑरेंज जूस है। ऐसा क्या स्पेशल है भाई इसमें? आरब बोला, आप पीकर तो देखिए सर, उसके बाद खुद ही जान जाएंगे इसकी खासियत। आरब ने वह जूस लिया और उसे धीरे धीरे कर पीने लगा। सच में उसका टेस्ट बेहद यूनिक था। वह दावे के साथ कह सकता था कि उसने आज से पहले ऑरेंज जूस इतना टेस्टी कभी नहीं पिया था। उसने पूरा जूस पी लिया। वह इस पार्टी में सभी को देख रहा था, सिवाय इशिका के। इशिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी और अरब की नज़र पूरे हॉल में बस उसी को देखने के लिए बेताब थी। जब उसकी मोबाइल पर नोटिफिकेशन का रिंग बजा, देखा तो इशिका का मैसेज था, अरब, क्या प्लीज 1 मिनट के लिए मेरे पास मेरे कमरे में आ सकते हो? कमरा नंबर 2008। भला इशिका का बुलावा हो और अरब ना जाए, ऐसा हो सकता है कभी? अरब यहाँ सबकी नज़र बचाकर कमरा नंबर 2008 में पहुंच गया। उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं कोई देख ना ले। वह इधर उधर नज़र घुमाकर देखा और फिर धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। इशिका, इशिका, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मगर उसके दरवाज़ा खटखटाने की वजह से दरवाज़ा हल्का सा अंदर की तरफ चला गया, जिससे अरब को पता चला कि दरवाज़ा खुला है। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि शायद इशिका शर्मा रही होगी। आखिर उसके लिए इतना बड़ा दिन जो है, और वैसे भी लड़कियां ऐसे मौके पर शर्मा ही जाती हैं। ये सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। फिर पलटकर दरवाजे को लॉक भी कर दिया। फिर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो वह कमरा बिल्कुल खाली था। अब आरब को अजीब लगने लगा कि आखिर इशिका उसे कमरे में बुलाकर खुद कहाँ चली गई। उसने एक दो बार फिर आवाज़ दी, इशिका, इशिका। इस दौरान उसे एक बार चक्कर जैसा भी महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसका सर चकरा रहा हो, मगर उसने खुद को संभाला और फिर बोला, इशिका, कहाँ हो? प्लीज सामने आओ। तभी पीछे से किसी ने आरब को अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर आरब मुस्कुरा उठा। क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही बिंदास लग रही हो। हाँ, तो आज हमारी सगाई होने वाली है। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आरब को लगा ये आवाज इशिका की नहीं है, तो वह तुरंत पलट गया। एक बार फिर उसकी आंखों के आगे
सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। कभी कभी तो उसकी आंखों के आगे रह रहकर अंधेरा सा छा रहा था। सामने खड़ी लड़की का चेहरा भी धुंधला सा नजर आ रहा था, मगर आरब ने फिर भी साफ पहचाना। वह इसी का नहीं थी, कोई और लड़की थी जो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में थी। ये देखते ही आरब ने उसे जोर से अपने से दूर झटक दिया और कहा, हटो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इसी का कहाँ है? तुम खुद आए हो मेरे इस रूम में और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? वह लड़की मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली। आरब को कुछ समझ में नहीं आया। इसिका ने तो उसे इसी कमरे में बुलाया था। फिर आरब को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। वह तुरंत उस कमरे से निकलने वाला था कि तभी लड़की ने आरब को अपने करीब खींच लिया। उसके होठों पर अपने होठ रखने जा रही थी कि आरब ने उसे धक्का दे दिया। दूर रहो मुझसे, समझी? इतना कहकर आरब वापस जाने लगा, मगर जब तक उसका सर बुरी तरह से चकराने लगा था और इसी बात का फायदा उठाकर उस लड़की ने आरब के पैर में अपने पैर फंसा दिए। आरब संभाल न सका खुद को और पास में रखे टेबल से जाकर टकरा गया। उसकी कोहनी में चोट लगी और वह छिल गई। पीछे से उस लड़की ने फिर से उसे पकड़ा, मगर आरब उससे फिर से दूर जाने लगा। मगर वह लड़की तो फेविकोल जैसे चिपक रही थी। आरब को पता नहीं क्या हो गया था, उसका पूरा सर घूम रहा था और इसी दौरान वह एक बार फिर से दीवार से टकरा गया। उसके सर पर चोट लगी और वहां से खून भी आने लगा। अब तक आरब का सर बुरी तरह से चकरा रहा था और वह लगभग बेहोश होने वाला था जब उस लड़की ने उसे पकड़ा और उसकी शेरवानी को खोलकर जमीन पर फेंक दिया और फिर आरब को खींचकर खुद के ऊपर बेड पर डाल दिया और उसके नीचे पड़ी खुद चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उस होटल के स्टाफ में से किसी ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, मगर अंदर से उस लड़की की केवल चीखें ही सुनाई दे रही थीं, बचाओ बचाओ। अब होटल स्टाफ घबरा गया और जाकर मैनेजर को यह बात बताई। मैनेजर तुरंत डुप्लीकेट चाबी से उस कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर सन्न रह गया। आरब उस लड़की के ऊपर झुका हुआ था और देखने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे आरब जबरदस्ती उस लड़की को अपने नीचे दबोचे हुए था। लड़की के शरीर से तो उसका टॉवल भी खुल चुका था। मैनेजर जल्दी से आगे बढ़ा और वह अरब को खींचकर उस लड़की से अलग करके उसके ऊपर बेड शीट डाल दिया। वह लड़की उस बेड शीट में ही अपना चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। अब मैनेजर ने गुस्से से अरब की तरफ देखा तो अरब के शरीर पर कई जगह नोचने के निशान भी थे और अरब ने खुद को बचाने के लिए उस लड़की को थप्पड़ भी मार दिया था। तो उस लड़की के गालों पर भी थप्पड़ के निशान मौजूद थे, जिसे मैनेजर ने अपनी तरफ से लड़की के हित में लगाया और उसे लगा कि लड़के की ही गलती है। अब तक उस लड़की की चीखों ने अच्छा खासा भीड़ इकट्ठा कर दिया था। इस भीड़ में कुछ लोगों ने अरब को पहचान लिया, नीरज खत्री के होने वाले दामाद के रूप में। अरे, ये तो नीरज खत्री का होने वाला दामाद है। इसी की तो आज एंगेजमेंट हो रही थी, उनकी इकलौती बेटी इसिका खत्री के साथ। ये यहाँ क्या कर रहा है, वह भी इस लड़की के साथ? इसे तो एंगेजमेंट हॉल में होना चाहिए था। अगर ये हॉल में रहता तो यहाँ ये कारनामा कैसे करता? एक दूसरे व्यक्ति ने टोंट मारा। आरब को इस तरह आपत्तिजनक स्थिति में देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। आरब पूरी तरह होश में बेशक नहीं था, मगर काफी सारी बातें उसकी समझ में आ रही थी। जब मैनेजर ने गुस्से में उसे उसकी शेरवानी पकड़ाई ताकि वह पहन सके, आरब ने शेरवानी ली और उसे पहनने लगा। लेकिन इस वक्त वह सबके सामने खुद को इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि ऐसा लग रहा था उसे कि वह बस यहाँ से भाग जाए और किसी कोने में खुद को छुपा ले। तभी मैनेजर आगे आया और बोला, मिस्टर आरब, शर्म आनी चाहिए थी आपको हमारे होटल के गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए। हमारे होटल के गेस्ट के साथ आप ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, आरब बेबसी से अपनी सफाई देते हुए बोला। उल्टा इसी ने मेरे साथ। इतना कहकर वह चुप हो गया और अपने दांत पीस लिए। इतने में वह लड़की रोते हुए बोली, अगर मैंने इनके साथ बदतमीजी की है तो इनसे पूछो कि ये मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। आरब बिल्कुल खामोश हो गया। वह कैसे कहता कि इशिका ने उसे इस कमरे में बुलाया है? ऐसा कहने पर खुद इशिका की बेइज्जती होती। तभी वह लड़की फिर बोली, मैनेजर साहब, सच तो यह है कि यह लड़का मेरे कमरे में उस समय आया जब मैं बाथरूम में नहा रही थी। शायद गलती से मेरे रूम का दरवाजा खुला रह गया था,
या फिर शायद इसी ने ही खोला हो। लेकिन जब मैं टॉवल में बाहर आई तो ये अपने नशे से लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। मैं तो एक लड़के को अपने कमरे में देखकर बिल्कुल शॉक्ड ही रह गई। मैं कुछ समझ पाती या कह पाती उससे पहले इसने दरवाजा बंद कर दिया था और मुझे देखते ही मुझ पर झपट पड़ा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी की थी, इसे धक्का भी दिया और इसके ऊपर हमला भी किया। मैं अरब की चोट को दिखाते हुए बोली। अरब के शरीर पर लगे हुए खरोंचे और उसके सिर पर लगी हुई चोट साफ दर्शा रही थी कि लड़की सच बोल रही है। मगर फिर भी मैं खुद को इसके चंगुल से नहीं बचा पा रही थी। लड़की आगे बोली, और इसने जबरदस्ती मेरे साथ। मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसक रही थी और बोले जा रही थी, अगर वक्त पर आप लोग इस कमरे में नहीं आते तो न जाने इसने मेरे साथ क्या। इतना कहकर अब वह जोर जोर से रोने लगी। तभी आरब जोर से चीखा, झूठ बोल रही है लड़की। फिर बस सीधा उस लड़की की तरफ होकर बोला, क्यों कर रही हो ये सब? झूठ बोलकर तुम्हें क्या मिलेगा? अब तक बात पूरे होटल में फैल चुकी थी और उसके मम्मी पापा आनंद अनन्या के साथ नीरज खत्री और उनका पूरा परिवार, यहाँ तक कि इशिका भी वहां पहुंची थी। सबके सामने आरब खुद पर लगते इस तरह के गलत इल्जाम से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, खास तौर से नीरज खत्री और उनके परिवार के सामने। आज पहली बार उसने अपने पापा की आंखों में भी उलझन देखी थी, जिसकी वजह वह लड़की थी जो इस वक्त सिर्फ एक बेडशीट में लिपटी हुई खड़ी थी। नीरज खत्री तो उसे गुस्से में घूर रहे थे। आप सब यकीन कीजिए मेरा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आरब बेबसी से गिड़गिड़ा रहा था। अगर तुमने कुछ नहीं किया और ये लड़की झूठ बोल रही है तो तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? नीरज खत्री इस बार बेहद गुस्से से बोले और उनके गुस्से को देखकर आरब सहम गया। अपनी करनी पर पछतावा होने के बजाय तुम हमें अपनी सफाई दे रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे थे मिस्टर आरब? मैं तुमसे अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने जा रहा था, सिर्फ अपनी बेटी के कहने पर। उसे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम 7 जन्मों तक उसका साथ निभाओगे, मगर तुम 7 दिन भी साथ नहीं निभा सके। आज का दिन मेरी बेटी की जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण दिन था, उसे तुमने अपने शराब के नशे और अपनी हवस के तले तबाह कर दिया। ये झूठ है अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। आरब अंतर्नाद करता हुआ बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है? कि तुम नशे में हो, या ये झूठ बोल रही है कि तुम इसके कमरे में हो? नीरज खत्री के सवालों के आगे आरब निरुत्तर हो गया। वह इशिका की तरफ देखा जो उसकी तरफ बेहद दुख भरी नजरों से देख रही थी, जैसे आंखों से ही कह रही हो, ये तुमने क्या किया आरब? क्यों मेरे विश्वास को तोड़ दिया? वह तुरंत इशिका के पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इशिका तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्लीज मेरा यकीन करो। मगर इशिका ने गुस्से से उससे अपने हाथों को छुड़ा लिया। कोई भी लड़की ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका होने वाला पति अपनी एंगेजमेंट के दिन किसी और लड़की के साथ, किसी और लड़की की बात होती तो शायद वह इसे धोखा समझती और शांत हो जाती। मगर इशिका के लिए तो ये एक सदमा था। बार बार, हर बार जब भी खुशियां उसके करीब आती थी तो ऐसे ही ठोकर मारकर चली जाती थी। आज तो उसे अपनी किस्मत पर से ही नहीं, जैसे भगवान पर से ही भरोसा उठ गया था। उसकी आवाज में बेहद निराशा भरी हुई थी। कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अरब। एक पल के लिए अरब हक्का बक्का रह गया, मगर फिर सिचुएशन को देखते हुए मैं तुरंत बोला, इसी का प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब झूठ है, धोखा है। अभी कुछ दिन पहले ही तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारा सारा प्यार सिर्फ मेरे लिए है। कहाँ गया वह वादा अरब? क्यों तुमने अपना वादा नहीं निभाया? इसी का तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? आरब भी अब झुंझला गया। तुम समझाओ आरब, और हम सबको समझाओ। सुब्यम इशिका और आरब के बीच में आता हुआ बोला, हम सब समझना चाहते हैं कि तुम अपनी एंगेजमेंट के लिए हाल छोड़कर इस कमरे में क्या कर रहे हो। आरब में बताना नहीं चाहता था, मगर अब शायद यही सच उसे बचा सके, इसलिए उसने कहा, मुझे इशिका ने बुलाया था यहाँ पर। और ये सुनकर इशिका सख्ती में आ गई, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब बुलाया है? और अगर बुलाना भी होता तो अपने पास बुलाती, तुम्हें इस कमरे में क्यों? ये कमरा नंबर 2008 ही है ना? तुमने मुझे मैसेज करके बुलाया है यहाँ इस कमरे में कि ये तुम्हारा कमरा है। झूठ बोल रहे हो तुम, इशिका बोली। मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया है। एक मिनट,
तभी अनंत आगे आते हुए बोला, अगर इशिका ने मैसेज किया था तो मैसेज आरब हमें दिखाओ। अनंत ने कहा तो आरब तुरंत अपना फोन निकाला और मैसेज को ओपन करने लगा, मगर मैसेज कहीं भी नहीं था और वह पागलों की तरह मैसेज को ढूंढे जा रहा था। क्या हुआ आरब? अब तो अनंत को भी डर लगने लगा था सिचुएशन को देखकर। वह अच्छी तरह से जानता था कि आरब ऐसा कभी नहीं कर सकता है, मगर फिर भी इस समय जो सिचुएशन थी उसमें वह चाहकर भी किसी को यकीन नहीं दिला सकता था कि उसका दोस्त सही है और सामने खड़ी लड़की गलत। मैसेज? आरब रुआंसा होता हुआ बोला। अनंत, वो मैसेज नहीं है। वह बार बार अपने फोन को देखे जा रहा था और बोले जा रहा था, मैं सच कह रहा हूँ, इशिका ने मुझे मैसेज भेजा था, तभी मैं इस रूम में आया था। मैसेज था, यहीं पर था। आरब प्लीज शांत हो जाओ, अनंत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हो सकता है गलती से डिलीट हो गया हो। गलती से डिलीट तो तब होगा ना जब इशिका ने इसे मैसेज किया होगा। नीरज खत्री गुस्से से बोले, जब मेरी बेटी ने कोई मैसेज किया ही नहीं तो उसके पास मैसेज पहुंचेगा कैसे? आरब इस वक्त बिल्कुल बेचारा बनकर सबके बीच खड़ा था। तभी अनंत आगे आता हुआ बोला, इशिका तुम अपना मोबाइल चेक करो तो। अनंत, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा है। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सब देखकर इशिका का भी सर फटा जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। प्लीज तुम मुझे दिखाओ अपना फोन। हो सकता है तुमने नहीं तो तुम्हारे नाम से किसी और ने भेजी हो। प्लीज एक बार चेक तो कर लो। उसके ऐसा कहने पर इशिका ने भी अपना फोन चेक किया, मगर उसके फोन में भी कोई मैसेज नहीं था। तभी नीरज खत्री वह फोन अपने हाथ में लेकर अनंत को दिखाते बोले, देख लो, इस फोन से मैसेज गया ही नहीं है। ना इशिका ने किया है और ना किसी और ने। इतने में मोहनदास आगे आते हैं और आरब के चेहरे पर एक थप्पड़ मारते हुए बोले, जब गलती की है तो उसे स्वीकार करना सीखो, अपनी गलतियों पर लीपापोती करना नहीं। और ये देखकर आरब तो बिल्कुल रो ही पड़ा। पापा प्लीज आप तो ऐसा मत बोलिए। बेटा हूँ आपका, क्या आप मेरे बारे में इतना ही जानते हैं? मैंने आज से पहले कभी भी आपको इस तरह की शिकायत का कोई मौका दिया है क्या? जो आज आज तक शिकायत का मौका नहीं दिया, मगर आज मौके पर सबके सामने मेरा सर झुका दिया है। आरब का सर झुक गया। सॉरी खत्री साहब, लेकिन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, मैनेजर ने कहा। यह मामला हमारे होटल में ठहरे हुए गेस्ट का है। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे होटल की रेपुटेशन जुड़ी हुई है। पुलिस का नाम सुनकर आरव हड़बड़ा गया। वह फिर से उस लड़की के पास गया और गुस्से से चीख कर बोला, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे? सच सच बता, क्यों नहीं देती हो? जो सच था वह मैंने सबको बता दिया है। वह लड़की अभी भी मात्र एक बेड शीट में ही लिपटी सबके सामने सुबक रही थी। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ गई और आरब को हथकड़ियां पहनाने लगी। आरब सभी से चीख चीख कर कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। वह बार बार इशिका की तरफ देखता रहा, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, इशिका प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन इशिका ने उससे मुंह फेर लिया। इस समय वह खुद सदमे जैसी हालत में लग रही थी। आरब का इस तरह का धोखा देना उसके बर्दाश्त से बाहर था। जैसे ही पुलिस आरब को लेकर वहां से निकली, इशिका भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। खत्री परिवार में कोहराम मच गया। हर कोई इशिका को संभालने में लग गया। आरब के माता पिता सबसे पहले हाथ जोड़कर और माफी मांगकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद अनंत, अनन्या और ओबराय परिवार भी थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। अनन्या वहां रुकना चाहती थी इशिका के पास, मगर घर में किसी ने भी इसकी इजाजत नहीं दी। खुद खत्री परिवार ने भी इस समय उसे अपने घर जाने की ही सलाह दी, क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी में वह उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते थे। घर पर आकर सभी हॉल में बैठे और आरब के बारे में बातें करने लगे। तभी अनंत के छोटे अंकल बोले, आरब को हम क्या समझते थे और क्या निकला। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारी इशिका। इतने में अनंत गुस्सा होकर बोला, अंकल प्लीज, आरब हमारे साथ कोई नया इंसान नहीं है जिसे हम नहीं जानते हैं। बरसों से वह मेरा दोस्त है और हम हमेशा से एक साथ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आरब पर। वह कभी ऐसी गिरी हुई कोई भी हरकत नहीं कर सकता है। और जो हमने देखा वह सब जरूर किसी की साजिश है। वरना सोचिए कि आरब, जिसने आज तक कभी हमें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, वह अपनी सगाई के दिन ऐसी हरकत करेगा। अनंत की इस बात में तर्क तो था,
और फिर सब भी आरब को बहुत सालों से जानते थे। जरूर कोई ऐसा है जो चाहता है कि आरब और इशिका की शादी ना हो, और ऐसा चाहने वाला इंसान सिर्फ एक ही हो सकता है, रोनित। बिल्कुल सही, अनन्या बोली। एक वही है जिसे सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है, और इस शादी के रुकने से सबसे बड़ा फायदा भी उसी का होने वाला है। कई फिल्मों की तरह रोनित यह तो नहीं सोच बैठा था कि ऐसी सिचुएशन में अरब की जगह वो लोग इशिका की एंगेजमेंट मुझसे कर देंगे। कोई भरोसा नहीं है उस घटिया इंसान का। वह इस शादी को रुकवाने के लिए ऐसी घटिया हरकत कर भी सकता है। जरूर उसने ही उस लड़की को पैसे दिए होंगे ताकि वह अरब के खिलाफ साजिश रच सके। बिल्कुल ठीक, यही बात होगी, अनंत बोला। उस लड़की को तो हम देख ही लेंगे, मगर पहले हमें आरब की जमानत करवानी होगी। और उसके बाद अनंत आरब की जमानत में जुट गया। अभी मामले ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा था, इसलिए अगली सुबह ही आरब जमानत पर रिहा हो गया। इधर आरब के ऊपर लगे इल्जाम ने इशिका को ऐसे सदमे में पहुंचा दिया था कि वह बेहोशी में भी बार बार बस यही कह रही थी, आरब ये तुमने क्या कर दिया। और इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। उसकी ऐसी हालत देखकर घर वालों के साथ साथ डॉक्टर भी चिंतित हो गए थे। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पूरा परिवार इशिका की हालत को देखकर दुखी था। वहीं नीरज खत्री खुद पर गुस्सा कर रहे थे कि आखिर उन्होंने इशिका की बात मानी ही क्यों। क्यों आरब जैसे एक मामूली इंसान के साथ रिश्ता जोड़ना मंजूर किया। अरे बुरे ही तो बन जाते अपनी बेटी की नज़रों में, मगर आज उनकी बेटी सही सलामत तो होती। जबकि इन सारे प्रकरण में सिर्फ अवाना और रोने ही ऐसे थे जो खुश दिखाई दे रहे थे। और आखिर खुश हों भी क्यों ना, आखिर ये उन दोनों की ही तो चाल थी। अवाना ने रोनित की मदद से एक ऐसी लड़की सनाया को ढूंढ निकाला था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। और फिर अवाना ने उसे 2 दिन पहले ही उस होटल में स्टे करवाया जिसमें इशिका की एंगेजमेंट होनी थी। उसके बाद आरब को सगाई वाले दिन उस वेटर के जरिए स्पेशल ऑरेंज भिजवाया था जिसमें ड्रग्स मिला हुआ था, और जो धीरे धीरे असर कर रहा था। इसलिए तो जब आरब ने उस ड्रिंक को पिया तो उसका स्वाद शुरू में उसे बेहद अच्छा लगा। जरा सा भी शक नहीं हुआ उसे कि यह कोई ट्रैप भी हो सकता है। और फिर अबाना इशिका को देखने के बहाने उसके रूम में गई कि वह तैयार हो रही है या नहीं। और जब उसे तैयार होते देखा तो उसके फ़ोन को लेकर अरब के नंबर पर मैसेज भेज दिया, और फिर तुरंत ही उस मैसेज को डिलीट भी कर दिया। और जैसे ही अरब ने उस मैसेज को पढ़कर उस लड़की सनाया के कमरे में पहुंचा, मौका देखकर लड़की ने भी अरब के फ़ोन से मैसेज को डिलीट कर दिया। इधर कुछ दिन पहले रोनित ने बड़ी ही सावधानी और सफाई से यह पता लगा लिया था कि अरब के फ़ोन का लॉक क्या है, इसलिए भी सनाया को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मैसेज डिलीट करने में। इधर रोनित और अवाना भी अच्छी तरह से जानते थे कि जब बात खुलेगी तो मैसेज की बात भी आएगी, और अरब उसे अपने बचाव के रूप में इस्तेमाल जरूर करेगा। और अगर जब वही ना मिले तो फिर वही सबूत उसके खिलाफ हो जाएगा। फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा अमाना और रोनित ने सोचा था। यह शादी फिलहाल के लिए स्थगित हो चुकी थी। अरब और इशिका दोनों के बीच में इन दोनों ने गलतफहमी की दीवार खड़ी कर दी थी। अब बस इस दीवार को और ऊंची करना था, और इसके लिए उन दोनों ने तय किया था कि इशिका और अरब को किसी भी हाल में मिलने नहीं देना है, क्योंकि अगर वह दोनों एक बार भी मिल गए तो शायद एक दूसरे पर भरोसा कर लें। भरोसा तो शायद इशिका अभी भी अरब पर कर लेती, मगर वह उस पर भरोसा तो तब करती जब खुद उसका दिमाग उसके बस में रहता। और उसका दिमाग उसके बस में ना रहे, वह खुद से कुछ भी सोचने समझने लायक न रहे। इसके लिए उन्होंने इशिका को भी ड्रिंक के जरिए हल्का ड्रग्स दे दिया था, जिसकी वजह से उस समय इशिका की सोचने समझने की शक्ति छीड़ पड़ गई थी। इस ड्रग्स के कारण इशिका खुद से कुछ समझ भी नहीं पाई, और जो लोगों ने कहा उसे ही सच मान लिया। इस ड्रग्स का ही असर था कि वह कुछ भी सोच समझ नहीं पाई, मगर दिल उसका अरब की असलियत जानता था। दिल और दिमाग की इसी कसमकस में वह उलझ कर रह गई कि अरब का जेल जाना वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। अब बस आगे भी वही हो जो हमने सोचा है, रोनित अवाना से बोला। तो अवाना भी मुस्कुरा दी और बोली, बिल्कुल वही होगा जो हमने सोचा है, क्योंकि बहुत रह लिया मैंने भी अपनी किस्मत के भरोसे। भगवान भी तो कहते हैं जब तक कर्म नहीं करोगे फल कैसे पाओगे। अगर इशिका के रूप में दौलत का मीठा फल खाना है तो कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, रोनित। और रोनित अवाना की बातें सुनकर तिरछा मुस्कुरा दिया।
इधर आनंद ने आरब की बेल कराकर उसे अपने साथ घर ले आया। घर आते ही आरब चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सबने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उस समय उसने किसी की कोई बात नहीं सुनी। अनंत ने बाकी घर वालों से कहा कि कुछ समय दिया जाए आरब को। इतने बड़े हादसे से गुजरा है तो कुछ वक्त तो लगेगा ही उसे संभलने में। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। सुबह से शाम हो गई, मगर आरब ने दरवाजा नहीं खोला। कांता देवी आरब की मम्मी से जब नहीं रहा गया तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। आरब बेटा, दरवाजा खोल। आखिर इस तरह दरवाजा बंद करने से क्या होगा? बाहर निकल, कुछ खा ले। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। इस पर आरब ने दरवाजा खोल दिया। सामने उसके पापा मोहनदास भी खड़े थे और उनके पीछे पूरा ओबराय परिवार। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। पीछे पीछे उसके मम्मी पापा भी गए, जबकि ओबराय परिवार हॉल की तरफ चले गए। वे इस वक्त बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहते थे। आरब ने उन्हें देखते हुए कहा, अब आप लोगों को गांव वापस चले जाना चाहिए। और यह सुनकर वह दोनों ही शॉक्ड रह गए। ये तू क्या कह रहा है? कांता देवी विचलित होकर बोली। तो आरब बोला, जिस काम के लिए आई थी वह हो नहीं सका, और अब होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। आप लोगों को यहाँ रहकर सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप दोनों वापस चले जाइए। मैंने टिकट करा दी है। वैसे भी मैं अपने आसपास उन लोगों को नहीं चाहता जिन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। यह बात उसने अपने पिता को देखकर कड़वाहट से बोला। दोनों उसकी तरफ बस देखते रह गए। आगे ना कुछ बोलने का मौका दिया और ना ही सोचने समझने का। बस अपना फैसला सुना दिया। जाइए, जाकर अपनी पैकिंग कीजिए। आरब, कांता देवी कुछ बोलना चाहती थी, मगर मोहनदास ने उसे इशारों से ही चुप रहने को कहा और फिर वहां से चले गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।